इस प्रोग्राम से इस फाइल में जो डेटा रखा है वो रीड करना या इस फाइल पर डेटा को राइट करना। तो रीड राइट ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी फाइल के साथ, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है फाइल हैंडलिंग, या इसको फाइल इनपुट आउटपुट के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट। तो आप चाहे तो इसे फाइल हैंडलिंग बोलें, चाहे इसे आप फाइल इनपुट आउटपुट बोलें। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर जो आप फाइल की बात कर रहे हैं ये कौन सी होनी चाहिए? क्या आप एक्सेल फाइल की बात कर रहे हैं या आप, आई एम नॉट ऑटेबल, लेट मी चेक। लेट मी नो all of you are getting my voice or not. Yes. Ankur, kindly check at your end. Fine. So क्वेश्चन है कि जब आप फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो आप किस तरह की फाइल की बात कर रहे हैं? क्या आप एक्सेल फाइल से डेटा रीड और राइट करने की बात कर रहे हैं, या आप किसी ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल को रीड राइट करने की बात कर रहे हैं, या किसी टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करने की बात कर रहे हैं? तो वैसे तो इस पॉइंट को कहीं मेंशन नहीं किया जाता कि फाइल हैंडलिंग का मतलब किस तरह की फाइल से डेटा रीड करना और किस तरह की फाइल से डेटा को राइट करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जब फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ते हैं तो हम जनरली टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे होते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करना, राइट करना सीक्वेंशियली। तो जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो सीक्वेंशियल रीड राइट ऑपरेशन किसी फाइल के साथ करने की बात करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक फाइल है और आप बोले हैं उस फाइल में मुझे सबसे लास्ट कैरेक्टर रीड करना है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको सीक्वेंशियली शुरू से लास्ट तक जाना होगा, भले ही आप रिमेनिंग कैरेक्टर्स प्रिंट ना करें। ठीक है, तो यह जो फाइल हैंडलिंग हम पढ़ते हैं इसमें एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल रीड करना, वर्ड फाइल रीड करना, ऑडियो वीडियो, इन सब की बात नहीं होती। उन सब के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं, अलग लाइब्रेरीज होती हैं। बट जो पाइथन बेसिक है उस पाइथन बेसिक में जो सपोर्ट दी गई है वो हमारा टेक्स्ट को रीड राइट करने की दी गई है। बट हम लोग इसमें पीडीएफ फाइल को रीड राइट करना भी पढ़ेंगे, एक्सेल फाइल को रीड राइट करना भी पढ़ेंगे, वर्ड फाइल भी रीड राइट करना सीखेंगे। तो उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, करिकुलम के अंदर वो सब रखे गए हैं। तो अभी हम लोग जस्ट फोकस करेंगे टेक्स्ट फाइल को रीड राइट करने की। ठीक है, तो अगर हम सर रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा क्या? रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो मैंने दिया हुआ है, नाम बताएंगे अपना? नीतीश। यस, आप कर लीजिए रिकॉर्ड। ओके, थैंक यू सर। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल टेक्स्ट फाइल की। ठीक है, जब हम टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो फिर से हमारे ब्रेन में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। वो क्वेश्चन ये उठते हैं कि टेक्स्ट फाइल किसे कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतना तो हम जानते ही हैं कि टेक्स्ट फाइल किसे कहते हैं, फिर भी समझ लेते हैं। टेक्स्ट फाइल का मतलब वो नहीं होता जिसका एक्सटेंशन .txt हो। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है कोई भी फाइल जिसके अंदर करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट्स का होना, डिजिट्स का होना, सिंबल्स का होना, स्पेस, न्यू लाइन, ये सब होना। ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ करेक्टर्स होते हैं उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं, है ना। यानी कि वर्ड फाइल एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, एक्सेल फाइल एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, पीडीएफ फाइल एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, क्योंकि इनमें करेक्टर्स के अलावा अदर मल्टीमीडिया कंटेंट भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं पाइथन का प्रोग्राम बना रहा था जुपिटर से पहले तक, तो वो सारे पाइथन के प्रोग्राम जिस फाइल में मैं लिखता था जिसका एक्सटेंशन .py होता था, मैं उस py फाइल को टेक्स्ट फाइल कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें आप जो लिखते हैं, प्रिंट लिखा आपने, इनपुट फंक्शन लिखा, इंपोर्ट मॉड्यूल करा, वो सब एबीसीडी ही तो है, प्लस माइनस सिंबल ये सब तो यूज कर रहे हैं आप। तो टेक्स्ट फाइल एक फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन नहीं होता। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt भी हो सकता है, .py भी हो सकता है, .java हो सकता है, .abcd, कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क हमारा नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो कैसे इस काम को करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ऐसा करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन दिया गया
जिसका नाम होता है हमारा यहाँ पर ओपन फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे और ओपन फंक्शन में आप दो आर्गुमेंट बताते हैं। पहला आर्गुमेंट ये बताएंगे आप कि आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उस फाइल का पाथ बताइए। तो ओपन फंक्शन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आपका क्या होता है, उस फाइल का पाथ होता है जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। ओपन करने का मतलब ये भी है कि उस फाइल के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और इस स्ट्रिंग आर्गुमेंट में वी नीड टू पास द पाथ ऑफ द फाइल। इफ फाइल इज लोकेटेड इनटू अ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि जहां पर आपने जुपिटर को लॉन्च किया है उसी डायरेक्टरी में रखी है, आपको सिर्फ फाइल का नाम बताना है। अगर आपकी फाइल किसी दूसरी लोकेशन पर रखी है तो आपको क्या करना है, कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने जहाँ पर जुपिटर लॉन्च किया था उसी जगह पर एक फाइल बना ली, सिंपल टेक्स्ट फाइल बना ली। बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन ने .txt दिया, जो चाहे वो एक्सटेंशन हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया विराट इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, लिख दिया पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज, लिख दिया इंडिया इज ए कंट्री। मान लीजिए एक फाइल मैंने बनाई, इस फाइल का नाम कुछ दे देते हैं। मान लो इस फाइल का नाम मैंने कर दिया msg.txt, ठीक। अब मैं चाहता हूं इस फाइल को रीड किया जाए, तो मैंने क्या करा, अपने कोड में इस फाइल का नाम यहां पर स्पेसिफाई कर दिया msg.txt। अगर मैं इस फाइल को ई ड्राइव के अंदर कहीं इसको क्रिएट करता तो मैं कंप्लीट पाथ इस तरह से लिखता, ई ड्राइव के अंदर msg.txt। अगर ई ड्राइव के अंदर किसी डायरेक्टरी में है, लेट अस सपोज नेम ऑफ डायरेक्टरी इज टेस्ट, देन वी नीड टू राइट हियर e:/test देन /msg.txt। बट अगर आपकी जो msg फाइल है इट इज ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट आपको सिर्फ क्या लिखना है, नाम लिखना है, पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब कॉमा लगा के सेकंड आर्गुमेंट, जो कि अगेन स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होगा, क्या करेगा ये आपसे पूछेगा फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस फाइल पर लिखना चाहते हैं या उस फाइल का डेटा रीड करना चाहते हैं। इसे बोलते हैं मोड, फाइल का मोड। तो अगर आप इस फाइल का डेटा रीड करना चाहते हैं तो उसका एक मोड होता है आर मोड। आर का मतलब होता है रीड मोड, ठीक। क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ लिख दिया मैंने आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई किसी को पूछना तो पहले पूछो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो ओपन फंक्शन से हमने उस फाइल को ओपन कर लिया है जिस फाइल का डेटा हम रीड करना चाहते हैं और ये हमने बता दिया मोड। इससे क्या होगा, वो फाइल हमें वापस कर दी जाएगी ओपन करके। अब आप उस फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, आप उसका नाम आई रखो, एक्स रखो, जो आप चाहते हैं वो रखो। जस्ट फॉर रीडेबिलिटी वी यूज फाइल एज अ वेरिएबल नेम, इट इज जस्ट लाइक योर ऑर्डिनरी वेरिएबल, फाइन। अब ये जो फाइल वेरिएबल है, इस फाइल वेरिएबल का यूज करके हम इस फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे उसको हमें यहाँ पर समझना होगा। तो जब भी कोई फाइल हमारी ओपन होती है तो इंटरनली हमारा फाइल के अंदर एक पॉइंटर क्रिएट हो जाता है। तो मैं इस फाइल को अगर यहाँ पर ऐसे समझूं तो जैसी फाइल हमारी ओपन हुई वैसे ही फाइल के अंदर एक पॉइंटर क्रिएट हो गया और उस पॉइंटर की पोजीशन जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर होती है। इसे मान लो ये फर्स्ट पोजीशन का करेक्टर है, ये सेकंड पोजीशन का करेक्टर है, डॉट 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 डॉट,
और ये लास्ट पोजीशन का करेक्टर है। तो जब फाइल ओपन होती है तो एक पॉइंटर क्रिएट होता है फाइल के अंदर, लॉजिकल कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देगा, और इस पॉइंटर की पोजीशन जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर होती है, या आप कह सकते हैं इसकी पोजीशन 0 होती है। और जब हम फाइल से कहते हैं कि डेटा रीड करिए, तो उस पॉइंटर की पोजीशन के बाद से जो करेक्टर्स हैं वो रीड करे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उस पॉइंटर की पोजीशन को प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फाइल डॉट टेल। टेल नाम का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो फाइल का पॉइंटर है उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, यानी कि जो इंटरनल पॉइंटर बना है वो हमारा 0 पोजीशन पर है। अगर आपने इस फाइल से कुछ भी रीड करा तो पॉइंटर के नेक्स्ट पोजीशन पर जो करेक्टर है वहां से पढ़ना शुरू किया जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसा करने के लिए रीड फंक्शन कॉल करना है उस फाइल के ऊपर, और ये जो रीड फंक्शन है ये हमसे पूछेगा कि इंटरनली जो करंट पॉइंटर है उसकी पोजीशन के बाद से कितने करेक्टर रीड करने हैं, बताओ। मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। तो ये क्या करेगा, रीड फंक्शन इस फाइल का पॉइंटर की वैल्यू चेक करेगा क्या है अभी, और वो 0 पर है, मतलब फर्स्ट करेक्टर से 10 करेक्टर रीड कर लेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 स्पेस भी 6 7 8 9 10, यानी कि यहां से यहां तक का करेक्टर्स रीड जो फंक्शन है वो रीड करेगा, और इतने सारे करेक्टर्स को रीड करके एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, वो स्ट्रिंग हमें वापस कर देगा। कुल मिलाकर रीड जो फंक्शन है वो हमारा एक स्ट्रिंग वापस करता है। उस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स होंगे जितने आपने रीड मेथड के अंदर बताए हैं। कौन से करेक्टर्स होंगे, वो जो पॉइंटर की पोजीशन है उसके आगे के n करेक्टर्स होंगे। n का मतलब जो आपने बताई है रीड के अंदर वैल्यू। तो इनिशियल 10 करेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे एज ए स्ट्रिंग। तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो मैंने उसे टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर। तो ये आ गए फर्स्ट 10 करेक्टर। अब ये जो रीड मेथड है ये क्या करता है, पॉइंटर की पोजीशन को उसी जगह पर शिफ्ट कर देता है जितने करेक्टर इसने रीड कर लिए। तो इसने भी कितने करेक्टर रीड करे हैं, 10 करेक्टर रीड करे हैं। तो जो 10th करेक्टर होगा पॉइंटर अब वहां पर आ गया, यानी कि इंटरनली ये जो पॉइंटर है ये टी पर आ गया। ठीक है, इससे फायदा हमें ये होगा कि अगली बार अगर मैं अब रीड से बोलूंगा कि रीड करो तो वो कहां से रीड करेगा, एच के बाद से रीड करेगा, क्योंकि पॉइंटर कहां चुका होगा, टी पर। कैसे पता आपको ये बात, हमने कहा टेल मेथड से पूछ लो। यहाँ पर आप लिखेंगे फिर से फाइल डॉट टेल, तो ये बताएगा इस बार पॉइंटर कहाँ है। पॉइंटर 10th पोजीशन पर है फाइल में, यानी कि अब आपने अगर आगे रीड मेथड कॉल करा फाइल डॉट रीड, तो ये रीड इस बार 11th करेक्टर से रीड करना शुरू करेगा। कितने रीड करेगा वो आप बताओ। मान लो मुझे इस बार 20 करेक्टर रीड करते हैं, तो 11th से लेकर टोटल 20 करेक्टर रीड करेगा, और आपके पास वो सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस बार उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके सीधे सीधे प्रिंट ही कर देता हूँ। ये आ गया एच से लेकर एन तक। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इन करेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। अब अगर मुझे फिर से मान लो शुरू के 5 करेक्टर रीड करने हैं, पॉइंटर तो आपका आगे बढ़ गया क्योंकि रीड मेथड पॉइंटर आगे बढ़ा देता है, जितने करेक्टर वो रीड करता है उतना पॉइंटर आपका आगे बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें वापस जाना है, तो कैसे वापस जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है फाइल डॉट सीक। सीक क्या करता है, पॉइंटर की पोजीशन को जहां आप कहोगे वहां पर ले जाकर फिक्स कर देगा। तो अगर मैं इसको कर दूं सीक की वैल्यू 0, इसका मतलब है कि अब आपका पॉइंटर सबसे 0 पोजीशन पर आ चुका है जहां कोई करेक्टर नहीं है। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने कहा कि फाइल को रीड करिए तो फर्स्ट करेक्टर से रीड करेगा। रीड
पॉइंटर के नेक्स्ट कैरेक्टर से रीड करता है। ठीक है, तो अगर आपने फाइल डॉट सी की वैल्यू 0 कर दी और फिर से आपने प्रिंट कराए फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, तो फिर से वही आ जाएंगे 10 हमारे, अब पॉइंटर फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप इन सब में नहीं पढ़ना चाहते, आप ये कह रहे हैं कि सर फाइल को ओपन करिए और ओपन करने के बाद उस फाइल में जितना भी कैरेक्टर्स हैं सबको रीड करिए और एक स्ट्रिंग में लाकर मुझे दे दीजिए। हम इन सब कस्टमाइजेशन में नहीं जानना चाहते, तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमें ये आना ही चाहिए था। अब भले ही आप इसका इस्तेमाल करें ना करें, बट जो सही कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी बात करता हूँ। अच्छा, ये गलती आपने जो और करी है अभी, वो क्या, आपने इस फाइल को ओपन करा और अपने हिसाब से रीड कर लिया, जितना हिस्सा रीड करना था उतना हिस्सा आपने रीड कर लिया। अब आपको फाइल को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। क्यों करें फाइल को क्लोज, हमारा काम तो हो ही गया। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम के बारे में सोचना होता है और कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी ना कभी किसी के लिए दूसरे बनेंगे। ठीक है, तो हम किसके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, वो यूजर्स जो इस फाइल को अभी भी यूज कर रहे होंगे। ये फाइल आपके प्रोग्राम के लिए नहीं बनाई गई है, ये फाइल सबके लिए है। भाई अगर ये फाइल किसी डायरेक्टरी में रखी है तो इसका यूज बाकी प्रोग्राम भी तो कर सकते हैं। मैनुअली मैं इस फाइल में कुछ एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मान लो मैं इस फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक करा, मैनुअली रीनेम पे गया और मैंने इसका नाम कुछ भी कर दिया, और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों, कह रहा है एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन पाइथन। आपका पाइथन का प्रोग्राम कोई एक है जो चल रहा है अभी, और उसने फाइल को पकड़ के रखा हुआ है। जब तक फाइल को वो छोड़ेगा नहीं तब तक कोई इसे बाहर से ना तो डिलीट कर सकता है ना इसका नाम चेंज कर सकता है, बस इसे ओपन करके पढ़ सकता है। हमने कहा ये सही नहीं तरीका है। इमेजिन करो, अगर मैं इस जुपिटर नोटबुक फाइल में आगे आधा घंटे तक प्रोग्राम बनाऊंगा, पता है क्या हो रहा है, आधा घंटे तक वो फाइल आपके प्रोग्राम में रुकी हुई है, उसे कोई बाहर से चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, जो कि सही अप्रोच नहीं है। आपका काम हो गया, फाइल को छोड़िए, वो फाइल आपका अपना हिस्सा नहीं है, वो पब्लिक रिसोर्स है। सिस्टम पे और भी चीजें होंगी जो उस फाइल का यूज हो सकता है कर सकें। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना काम हो जाने के बाद फाइल को फ्री कर देना चाहिए यूजिंग क्लोज फंक्शन। अब आप इसे क्लोज करेंगे, अब ये फाइल फ्री है, अब आप इसका नाम चेंज करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल मैं वही कर देता हूँ जो नाम था इसका। अब इसी कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं, और हम ये चाहते हैं किसी फाइल का सारा डेटा पढ़कर एक बार में प्रिंट हो जाए। तो हमें ये नहीं बताना टेल क्या होता है, ये सब नहीं करना, बस इतना करना। तो किसी तरह से ये पता कर लो कि फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं, जितने कैरेक्टर्स फाइल में हैं वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तभी तो आप रीड मेथड से कहेंगे कि भाई सारा डेटा रीड करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोजीशन तो 0 पर चली रही है पॉइंटर की हमारी, और रीड फिर फर्स्ट से रीड करना शुरू करेगा, और कहाँ तक रीड करेगा, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप बताएंगे। तो अगर आप यहाँ -1 लिखते हैं तो -1 का मतलब होता है कि आप क्या कह रहे हैं, रीड से कह रहे हैं ऑल कैरेक्टर्स। तो जब रीड के अंदर हम -1 लिखते हैं तो ये सिग्नल होता है रीड के लिए इस बात का कि उस फाइल में जितने कैरेक्टर्स हैं सारे पढ़ने हैं। ठीक है, सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग में आएंगे और आपने उसे प्रिंट कर लिया, फाइल रिलीज हो गई। अब अगर आप रीड फंक्शन को ये ना बताएं कि जिस फाइल को वो रीड कर रहा है उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स होंगे, तो बाय डिफॉल्ट रीड फंक्शन की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरी फाइल के कैरेक्टर्स को रीड करेगा। अब ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि रीड फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है और आपने कह दिया कि रीड फंक्शन पूरी फाइल के कैरेक्टर्स रीड करता है, तो बोलेगा श्योर, तो आपको आंसर हाँ में नहीं देंगे। आप क्या बोलेंगे, रीड फंक्शन पॉइंटर की नेक्स्ट पोजीशन से अब फाइल में जितने कैरेक्टर्स बचे हैं उन सबको रीड करता है। फिर से सुनो, रीड फंक्शन पॉइंटर की जो पोजीशन अभी है उसके नेक्स्ट कैरेक्टर से
जितने भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स बचे हैं उन सबको रीड करता है। अब अगर आप इस सिचुएशन को यहाँ देखें तो पॉइंटर की करंट पोजीशन फाइल ओपन करते 0 पर है। अब रीड कहाँ से रीड करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि फाइल डॉट सीक और यहाँ पर मैं 10 लिख दूं तो आप जो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा कि रीड फंक्शन फाइल के सारे कैरेक्टर रीड करता है। नहीं, पॉइंटर की नेक्स्ट पोजीशन से जितने कैरेक्टर बचे हैं वो रीड करेगा बाय डिफॉल्ट। अब देखो 11th करेक्टर से 10 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एच से लेकर लास्ट तक आउटपुट आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर वाला खेल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं तो पॉइंटर का खेल समझते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना अगर हम देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हम कभी नहीं दे पाएंगे। ठीक, दूसरी सिचुएशन देखते हैं आप में से कोई आंसर दे पाएगा या नहीं। मैंने इस फाइल को ओपन करा, इसका सारा डेटा रीड कर लिया, प्रिंट करा दिया, क्लोज नहीं करी फाइल। फिर से मैंने क्या करा, इस फाइल का फिर से दोबारा डेटा रीड करा, वो प्रिंट कराया और क्लोज करा। इसका जो आउटपुट आएगा वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं और उसका आंसर भी आप जानते हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करें। तो यहाँ पर जब रीड सारे करेक्टर रीड कर गया तो पॉइंटर की पोजीशन लास्ट करेक्टर पे आ गई। अब फिर से जब रीड करेंगे तो लास्ट करेक्टर के बाद क्या है? कुछ नहीं है। जब फाइल में कुछ नहीं है फिर भी आप रीड मेथड कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा? एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि जिस फाइल को आप ओपन करते हैं उस फाइल में कुछ लिखा ही नहीं है, एम्प्टी फाइल है, उसमें कोई करेक्टर नहीं है, तो अब बताओ रीड मेथड क्या वापस करेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग वापस करेगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है जो आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसा क्यों करा पाइथन ने कि फाइल ओपन होते ही पॉइंटर 0 पे ला दिया, 1 पे क्यों नहीं लेकर आए? 1 पर इसलिए लेकर नहीं आ सकते, गारंटी दो कि फाइल जो ओपन होगी उसमें करेक्टर होंगे ही होंगे। अगर फाइल में कोई करेक्टर नहीं हुआ और पॉइंटर की डिफॉल्ट वैल्यू 1 कर दी गई तो इस बार क्या जवाब दोगे? आप नहीं दे पाओगे क्योंकि फाइल में कोई करेक्टर था ही नहीं। इसलिए सेफ साइड क्या करा, डिसीजन लिया गया कि पॉइंटर की वैल्यू को कहाँ रखते हैं? 0 पर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा डेटा स्ट्रिंग में आ जाएगा और ये एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा फिर से रीड करे तो इसका सॉल्यूशन भी अब आप जानते हैं, फाइल डॉट सी और इसको 0 कर दो। ठीक, फाइल से डेटा कैसे रीड करना है, पॉइंटर कैसे मैनेज करना है, ये हमारी समझ में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। मुझे क्या करना है? फाइल का डेटा रीड करना है और करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट करना है। मुझे पूरा का पूरा डेटा एक स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं करना, मैं करेक्टर बाई करेक्टर डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पाइथन के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप करेक्टर बाई करेक्टर डेटा को रीड करेंगे, रीड मेथड ही है और रीड मेथड से आप क्या कर सकते हैं? आप n करेक्टर्स को फाइल से रीड कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग। अब थोड़ा सोचिए, पाइथन में स्ट्रिंग इटरेबल होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, s इक्वल टू सिंपल एक मैसेज कर दिया पाइथन, अब आप कह रहे हो कि मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं इसका एक एक करेक्टर प्रिंट कराऊंगा, तो कितने एफर्ट लगेंगे आपके? एक लूप लगा दीजिए फॉर आई इन एस, सामने वाले की बात भी रह जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि हम इस फाइल का डेटा करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो पहले फाइल का डेटा पढ़ लीजिए। ये लो पढ़ लिया, ओपन करके फाइल का डेटा पढ़ लीजिए और यहाँ लिख दिया msg.txt और ये रीड मोड, रीड हो गया, पढ़ लिया। अब क्या करना है? फाइल को क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए। जब प्रिंट कराने की बात आई तो आपने पूरा डेटा एक साथ प्रिंट नहीं कराया। आपको पता है कि रीड फंक्शन क्या वापस करता है? रीड फंक्शन हमें स्ट्रिंग वापस करता है और स्ट्रिंग पर लूप लगाया जा सकता है। आपने लिख दिया फॉर आई इन टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं एक एक करके सारे प्रिंट हो जाए।
इस बार रिक्वायरमेंट बदल गई। मुझसे कहा गया मुझे किसी फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं उनकी गिनती बताइए। मुझे उन कैरेक्टर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस डेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये बताइए उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि उस फाइल का सारा डेटा एक स्ट्रिंग में आ गया इसमें, और हमने सीखा है कि पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो लेंथ फंक्शन से हम पता कर सकते हैं उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। फाइल का सारा डेटा इस स्ट्रिंग में आ चुका है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इसको तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो तो यहाँ लिख दिया मैंने कैरेक्टर्स लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो फाइल आपने ओपन करी है उस फाइल में 89 कैरेक्टर्स हैं। अब कोई मुझसे ये पूछे कि मुझे ये बताओ उस फाइल में कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स किसी भी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, तो अब अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए। जब भी आपसे कोई ये बोलेगा कि फाइल पे ये करिए, फाइल पर वो करिए, तो हमें ये समझना है कि फाइल का डेटा स्ट्रिंग बनकर मेरे प्रोग्राम में आएगा। तो वो सारे ऑपरेशन जो कभी हमने स्ट्रिंग में करे थे, लोअर बनाना, अपर बनाना, जो ऑपरेशन आपने स्ट्रिंग में करे थे, स्लाइसिंग करना, वो सारे ऑपरेशन फाइल के डेटा पर कर सकते हैं, क्योंकि फाइल का डेटा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, रीड से स्ट्रिंग ही बन जाएगा। हर वो ऑपरेशन आप कर सकते हैं फाइल पर जो आपने स्ट्रिंग पर कभी करा था। ठीक है, जैसे आपने ये करना है कि किसी भी स्ट्रिंग में आपको ये पता करना है कितने वर्ड्स हैं। तो मान लीजिए मैं पहले मैनुअली इस काम को करके दिखाता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और यहाँ लिख दिया एक वर्ड, इंडिया इज ए कंट्री। अब कोई मुझसे ये पूछे बताओ इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो पाइथन के अंदर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग्स निकालनी हो, उन सब स्ट्रिंग को वर्ड कह रहे हैं हम लोग। आप तो सब स्ट्रिंग को निकालने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन जब आप किसी स्ट्रिंग पर कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस, टैब स्पेस, न्यू लाइन, इन तीनों को वन वर्ड में व्हाइट स्पेस भी करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आएगा तो एक सब स्ट्रिंग को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक सब स्ट्रिंग बन गई, यहाँ से यहाँ तक की सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग कहने के लिए सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग का डेटा टाइप भी str ही आएगा। ठीक है, ये एक सब स्ट्रिंग बन गई, ये एक सब स्ट्रिंग। तो 1 2 3 4 चार सब स्ट्रिंग्स बन गई, और वो चारों के चारों सब स्ट्रिंग एक लिस्ट में रखी जाएंगी और वो लिस्ट मुझे मिल जाएगी। एक लिस्ट आई, उस लिस्ट के अंदर ये 4 सब स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इस स्प्लिट से जो वापस आया वो एक लिस्ट है और मुझे पता है उस लिस्ट में हर एलिमेंट सब स्ट्रिंग है, लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब स्ट्रिंग ही वर्ड कहलाएगा। तो मैं इस वेरिएबल का नाम वर्ड्स कर देता हूँ, जिससे रीडेबिलिटी बनी रहेगी कि इसने मुझे क्या दिया। टेक्निकली एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर सब स्ट्रिंग्स रखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, न्यू लाइन, टैब स्पेस। ठीक है, रीडेबिलिटी के वाइज इस फंक्शन से स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स हैं एक लिस्ट में रखकर मिल जाएंगे। मुझे वर्ड्स प्रिंट नहीं करने, मुझे ये पता करना है कितने वर्ड्स हैं। तो क्या आप लिस्ट की लेंथ नहीं निकाल सकते, लाइन ऑफ वर्ड्स कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर 4 वर्ड्स हमारे आते हैं। अब आप यही कोड यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। आपने क्या करा, इस फाइल का लेंथ निकाल दिया। अब क्या करो, इसी स्ट्रिंग पर स्प्लिट कर दो, इससे क्या होंगे, आपके वर्ड्स आ जाएंगे सारे, जो कि लिस्ट होगी। अब आपको ये बताना है कि कितने वर्ड्स हैं इस फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आप लेमैन टर्म में मैसेज दे दीजिए, वर्ड्स लाइन ऑफ लिस्ट, इसका नाम भी मैंने वर्ड्स रखा हुआ है। अब कोई आपसे बोले नहीं मुझे ये बताओ कितनी लाइन है, तो इस बार ये जो हमारा फंक्शन है स्प्लिट, ये कहता है कि अगर आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं स्पेस, टैब स्पेस, न्यू लाइन के आने पर वर्ड्स क्रिएट करूंगा, यानी सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे बता दो, मैंने बता दिया स्ट्रिंग में /n, इसका मतलब है इस वाली स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग तभी बनेगी जब न्यू लाइन आएगी, और जैसे ही न्यू लाइन आएगी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर वैसे ही सब स्ट्रिंग एक लिस्ट में रख दी जाएगी। तो जितने सब स्ट्रिंग्स आई हैं वो अपने आप में इस बार लाइन्स हैं।
और वो लाइन्स एक लिस्ट में रखकर मुझे दे दी जाएगी। तो मैं इस वेरिएबल का नाम लाइन्स कर दूँ, जो कि वास्तव में एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। अगेन अगर वो लिस्ट है तो उसकी लेंथ निकाली जा सकती है। तो जो ये फाइल आपने बताई है, इस फाइल के अंदर 89 कैरेक्टर्स हैं, 17 वर्ड्स हैं और 3 लाइन्स हैं। अब इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाते हैं। हम इस प्रोग्राम को डायनेमिक करते हैं। हमें भी नहीं पता कौन सी फाइल की बात आप कर रहे हो। हम यूजर से रन टाइम पर फाइल का पाथ मांगेंगे, पर यूजर जो फाइल का पाथ देगा उस फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स, कितने लाइन्स हैं, हम ये समरी उसके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले से फाइल का नाम ना लेकर रन टाइम पर यूजर से इनपुट करेंगे। तो इनपुट फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया और यहाँ लिख दिया एंटर फाइल पाथ, ठीक है। अब फाइल का पाथ मान लीजिए करंट डायरेक्टरी में मेरे पास एक फाइल ये है msg.txt। ये पाइथन फाइल, ये भी तो हमारा टेक्स्ट फाइल ही होती है। तो कोई सी टेक्स्ट फाइल, मान लो 200 वाली टेक्स्ट फाइल अगर मैं दे दूं, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स, कितने लाइंस हैं, ये हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम बताएगा। तो पहले एक बार देखते हैं इसमें क्या है। तो ये इसमें 1 2 3 4 तो लाइन है। वर्ड इसमें देखो 1 2 3 4, और ये पूरा एक वर्ड ही बनेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वर्ड कहाँ से निकलेगा, स्पेस आने पर या न्यू लाइन आने पर। कहीं इसमें स्पेस तो है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं क्या देता है, या कोई और प्रोग्राम भी पास कर देना रन टाइम। पहले क्या करते हैं, वही msg वाली फाइल देते हैं, msg.txt। यहाँ लिख दिया msg.txt, इतने करेक्टर्स, इतने वर्ड्स, इतने लाइन्स। दोबारा रन कराया इस सेल को और यहाँ लिख दिया प्रोग्राम पर 200.py। 133 करेक्टर है, 7 वर्ड्स है उसके अंदर, 5 लाइन है। मान लीजिए इस बार फाइल उठाकर मैं किसी और लोकेशन पर रख देता हूँ। मान लो मैंने ई ड्राइव के अंदर कोई एक फाइल यहाँ पर रखनी है। तो जो आपकी वाली फाइल थी msg.txt जो चल रही थी, उसको कॉपी करके मैंने इस बार ई ड्राइव में रख दिया और इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दी। लिखते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे कुछ लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराया और फाइल का पाथ मैंने ई ड्राइव : इस तरह से लिख लिया और msg.txt कर दिया, रन कराया। कह रहा है इस बार इस फाइल में 116 करेक्टर हैं, 21 वर्ड्स है और 6 लाइन्स। ध्यान रखेंगे, अगर इस फाइल को रन कराया गया और आपने लिख दिया कि डी ड्राइव के अंदर एक फाइल है msg.txt, जो कि नहीं है, फाइल नॉट फाउंड है, तो आपको क्या करना है, कल जो पढ़ाया था या डे बिफोर स्टडी जो हमने पढ़ा था, डेट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको लगाना है। फाइल नॉट फाउंड है, ट्राई एक्सेप्ट लगा दो, ठीक है। चलो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से फाइल को हम रीड कर सकते